प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो इक्वेशन डिराइव किया वो क्या है, और आवृत्ति बढ़ाते तब क्या होता है, किसी फोटोन की तीव्रता बढ़ाई जाती तब क्या होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका स्पष्टीकरण दूंगा। स्पष्टीकरण में क्या है कि देखो, मैं थोड़ा इसको पढ़ लेता हूँ, इसलिए ये देखिए, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को सन 1916 में मूलिकोन ने सत्यापित किया। मूलिकोन को सजित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा आवृत्ति के मध्य आरेख खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। ये रेखा बढ़ने पर एक अक्ष को जहां काटती है आवृत्ति न्यू नोड, देली आवृत्ति का मान छोटा है। इस रेखा का ढाल tan थीटा बराबर h प्लांक स्थिरांक के समान है। मूल्यांकन से h का मान निकाला तो 6.55 × 10⁻27 आर्ग इंटू सेकंड आया, जबकि कृष्ण के विकिरण से h का वास्तविक मान 6.62 × 10⁻27 आर्ग इंटू सेकंड होता है। देखो, जो इस ग्राफ की बात कर रहा था मैंने, किसके, ये 19 मूल्यांकन को सजित इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। तो क्या किया कि ये ग्राफ यहाँ से नहीं चलकर यहाँ से चला, यहाँ से यहाँ तक की तो कोई गतिज ऊर्जा थी ही नहीं। ये क्या था, कार्यफलन, ये देहली आवृत्ति, यहाँ तक की आवृत्ति की जो ऊर्जा थी देहली आवृत्ति। यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन सतह पर आ गया और यहाँ से बाहर निकला तो एक सीधी रेखा में गया, तो ये स्लोप आ गया थीटा, tan थीटा। अब मैं इसको पीछे बढ़ाऊं, न्यू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर न्यू नोड है, अब मैं न्यू नोड पीछे एक्स्ट्रापोलेट करूं, ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, इतनी सी ऊर्जा, ये आ गई देहली ऊर्जा के इक्वल। ये था गतिज ऊर्जा का आपतित प्रकाश विकिरण के साथ परिवर्तन। गॉट इट? आ गया समझ में? अब देखिए कार्यफलन तथा आयनन विभव। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को हटाने में न्यूनतम ऊर्जा देनी पड़ती है, उसे कार्यफलन कहते हैं। जबकि किसी विलगित परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं। आप लोग एक गलती मत कर देना, वो ये क्या है कि कार्यफलन और आयनन विभव को एक ही मत समझ लेना। आप लोगों ने जब आवर्त सारणी या इनऑर्गेनिक पढ़ते थे उस टाइम पे आयनन विभव की डेफिनेशन पढ़ी होगी, और मैंने आज आपको यहाँ कार्यफलन पढ़ाया। दोनों में बहुत अंतर है। कार्यफलन तो किसी भी जो मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन को सतह तक लाने के लिए जो ऊर्जा काम आई या जितनी ऊर्जा देनी पड़ी, न्यूनतम ऊर्जा सतह तक लाने, तो ये तो था, यही होता आयनन विभव। लेकिन आयनन विभव के लिए एक कंडीशन थी, विलगित परमाणु विलगित होना चाहिए। यहाँ परमाणु अलग नहीं है, वहां पर परमाणु अलग होना चाहिए और परमाणु विलगित गैसीय स्टेज में होना चाहिए। यानी किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे आयनन विभव कहते हैं। और यदि किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस तक लाने के लिए, यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ रही है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो दोनों में अंतर था। गॉट इट? और मेरे अकॉर्डिंग ये अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति और उससे संबंधित ऊर्जा के क्वांटीकृत होने की पुष्टि होती है। उपरोक्त प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल के बनाने में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार के सेल टेलीविजन सेट, स्वचालित दरवाजे, चोरों के अलार्म, स्पेक्ट्रम दीप्तिमापी एवं कई इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में काम में आते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्लियर करने के लिए इसके कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वह है धातु के लिए। एक धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। उसने दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 × 10⁻12 आर्ग।
यदि न्यू नोड देली आवृत्ति तो कार्यफलन क्या रहेगा, न्यू नोड बराबर एच न्यू नोड, डब्ल्यू नोड बराबर एच न्यू नोड। और न्यू नोड को अगर मैं लिखूं आवृत्ति को क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लैम्डा। तो सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आवृत्ति लैम्डा क्या रहती है, क्रमानुपाती। एच सी अपॉन लैम्डा न्यू नोड, जहां न्यू नोड देली तरंग दैर्ध्य है। गॉट इट। अब देखिए जहां न्यू नोड क्या है, देली तरंग दैर्ध्य। अब इसको जो अपन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में वो है, देखिए 6 नंबर 124। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आ रहा समझ में, न्यू नोड बराबर एच अपन डब्ल्यू नोड। अब मेरे पास एच दे रखा नो ने, प्लांक नियतांक, सी जानते हो लाइट की वेलोसिटी, और है डब्ल्यू नोड दे रखा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, अर्ग में। अर्ग के साथ कट गया तो क्या आया मेरे पास, एंगस्ट्रॉम में 5625 एंगस्ट्रॉम। अतः देली तरंग दैर्ध्य का मान 5625 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, किसी धातु की प्रकाश विद्युत देहली तरंग दैर्ध्य 2300 एंगस्ट्रॉम है। यदि 1800 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण उस धातु पर आपतित हो, कितनी तरंग दैर्ध्य, 1800 आपतित हो, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी। आइंस्टीन समीकरण से E = हाफ mv² बराबर h न्यू नो माइनस न्यू नोड। अब मेरे पास दे रखी तरंग दैर्ध्य, तो मैं इसको उस फॉर्मूले लिख लूंगा, सी अपॉन लैम्डा होता है तो सी कॉमन आ गया, तो एच सी 1/λ माइनस 1/λ नोट, मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1800 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा नोट की वैल्यू है, देहली तरंग दैर्ध्य की वैल्यू 2300 एंगस्ट्रॉम। तो इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो जब भी एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग क्या करोगे, उसको 1.10⁻⁻8 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। गॉट इट। अब देखिए जैसे मल्टीप्लाई किया, इन सब वैल्यू को इसमें पुट किया, तो आपके पास जो एनर्जी आई है वो आई है 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। गॉट इट। ये था आपका न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें क्या है, देखो अब तक आप लोगों के जो प्रकाश विद्युत प्रभाव था वो क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है, कैसे परफॉर्म करता है, और देहली ऊर्जा क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, वगैरह वगैरह सब क्लियर हो गए। और इसके मैंने 2 न्यूमेरिकल भी करा दिए। इसी के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोगों का पूर्ण हुआ। जो नेक्स्ट क्वांटम में जो अपन नेक्स्ट प्रभाव पढ़ेंगे वो है कॉम्पटन प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है इसको समझिएगा। सन 1923 में कॉम्पटन ने प्रदर्शित करके कि द्रव्य के प्रकीर्णित होने के उपरांत भी एक वर्णीय विकिरण के तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाती है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की इलेक्ट्रॉनों की कणीय प्रकृति को प्रमाणित कर दिया। कॉम्पटन ने निश्चित तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी इस तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी एक्स किरणों को प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने, या तो कार्बन था या कोई हल्की धातु एल्यूमिनियम आदि पर डाला, और एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का परीक्षण करने पर पाया कि प्रकीर्णित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य से अधिक हो जाती है, अर्थात आवृत्ति कम हो जाती है। इन कम आवृत्ति की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं तथा इस परिघटना को कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तरंग दैर्ध्य में विस्थापन डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन विस्थापन कहलाता है। गॉट इट। तो इट मीन्स मतलब क्या था, ये प्रकीर्णन की बात कर रहा है। जैसे ही किसी भी ऐसी धातु पर डालेंगे इस बार ऐसे सरफेस पे जो विकिरण का क्या करता हो, प्रकीर्णन करता हो। तो मैंने जो एक वर्णी विकिरण ली है वो क्या ली, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे रेज ली। देखो ये उपकरण है, इसमें से एक वर्णी एक्सरे निकल रही है, और इसकी जो आवृत्ति है एच न्यू, ऊर्जा एच न्यू है तो आवृत्ति न्यू है। और यह जो मोनोक्रोमेटिक सरफेस है जिस पर ये फैलेगी, तो देखो ये
जैसे इस पर डाली ये परिकिणित होगी। तो जिसमें टकराया, ये देखो एंगल ऑफ स्कैटर्ड, ये एक्स अक्ष इससे कितना स्कैटर्ड हुआ, स्कैटर्ड फोटोन ये है, तो ऐसा टकराना जो इलेक्ट्रॉन निकला वो ये है। गॉट इट? जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है फोटोन का वो थीटा है और ये है फाई। ई डैश बराबर जो इसकी एनर्जी है उत्सर्जित स्कैटर्ड, सॉरी हाँ स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी डैश है, तो एच न्यू डैश हो जाएगी इसकी क्या, ई डैश बराबर एच न्यू डैश, और ये ई बराबर एच न्यू थी, और यह टारगेट था, फिक्स था। टारगेट इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा ई नोट बराबर एम नोट सी स्क्वायर मोमेंटम है ना। अब इसका जो मोमेंटम जीरो है, इसका मोमेंटम हो जाए एच न्यू अपॉन सी, इसका मोमेंटम है एच न्यू डैश अपॉन सी, और इसका मोमेंटम है एम वी, और ऊर्जा हो जाएगी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है ना, गोटेक ये इसका था आउटलाइन डायग्राम था। अब क्वांटम प्रभाव की जो व्याख्या करेंगे वो देखो कैसे करेंगे। मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, अब देखिए क्वांटम प्रभाव की व्याख्या, विद्युत चुंबकीय विकिरण के चिरसम्मत सिद्धांत से क्वांटम प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते, अतः इसकी व्याख्या प्लांक के क्वांटिकल सिद्धांत विकिरण की फोटोन प्रकृति है जिसकी ऊर्जा h होती है से करते हैं। जब कोई अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन किसी दृढ़ इलेक्ट्रॉन A से टकराता है तो उनमें बिलियर्ड गेंदों के समान परस्पर टक्कर होती है। इसमें टक्कर देने वाली गेंद एवं जिस गेंद से टक्कर लगी है दोनों ही गतिमान होती है। अतः टक्कर देने वाली गेंद से पूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। इस प्रकार पूरे प्रक्रम में फोटोन की ऊर्जा में कमी आ जाती है। इट मीन्स अगर पूरी की पूरी ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता तो फोटोन में खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों को गतिमान माना है, इसलिए फोटोन की पूरी ऊर्जा स्थानांतरण नहीं हो पाई, तो इट मीन्स कुछ ऊर्जा स्थानांतरण होगी, इसलिए उसकी ऊर्जा में क्या आ गई, कमी आ गई। अर्थात इस टक्कर में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं भी सभी दिशाओं में परिकिणित हो जाते हैं। इस फोटोन की मूल ऊर्जा h न्यू रिकोइल इलेक्ट्रॉन तथा परिकिणित फोटोन में बट जाती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा का परिमाण जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा का परिमाण जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वह फोटोन पर प्रतिक्षिप्त होगा। प्रतिक्षेप ऊर्जा से परिकिरण कोण निर्धारित होता है। ठीक है, क्वांटम प्रभाव को समझाने के लिए माना कि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा h न्यू वह संवेग h न्यू अपॉन c है, m नोट द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ये इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान क्या है, m नोट। टक्कर के फलस्वरूप फोटोन x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, और इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो ये है इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक तथा अंतिम संवेग क्रमशः 0 में p है, अर्थात mv। टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा ग्रहण करता है, अतः टक्कर के उपरांत माना कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा mc² तथा संवेग mu हो जाता है, जो x अक्ष के साथ I कोण बनाता है। कॉम्पटन ने फोटोन एवं इलेक्ट्रॉन टक्करों को पूर्ण तथा प्रत्यास्थ मानते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण के नियम का उपयोग कर तरंगदैर्घ्य में विस्थापन ज्ञात किया। तो निम्न प्रकार है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर के बाद ऊर्जा। जो टक्कर के पहले ऊर्जा थी आने वाला फोटोन की h न्यू थी, और जो स्थिर इलेक्ट्रॉन था m नोट c² होगी,
और उधर थी एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 33। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार आपतित फोटोन की दिशा में, देखो कौन से, प्रारंभिक संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग, तो जो x घटक है मैं ले रहा हूँ x दिशा में, तो उसका जो कंपोनेंट आएगा x घटक, वो देखो प्रारंभिक संवेग रहेगा एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 बराबर एच न्यू डैश सी। उसका कौन सा कंपोनेंट काम करेगा, एच न्यू डैश अपॉन सी का कोस थीटा वाला, तो कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। इसी प्रकार y घटक की बात करें तो एच न्यू सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई, और इसको बोल दिया मैंने समीकरण 34। समीकरण 34 और 35 को व्यवस्थित करने पर, मैंने 35 और 34 को व्यवस्थित किया तो क्या हो गया, एम वी सी, इसको मैंने देखो एम वी सी बराबर एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा एम वी सी साइन फाई एच न्यू डैश साइन थीटा। ऊपर दोनों समीकरणों को वर्क करने पर मैंने इन समीकरणों को अरेंज किया और मैंने वर्ग किया इनका। जैसे मैंने इनको वर्ग किया, देखो एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू डैश कोस थीटा प्लस, आप जानते हो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जानते हो ना, ए प्लस जो b है उसका जो होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी रहती है, अगर इसको अपन खोले तो खोल लो ना, क्या रहता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार ये खुल जाएगा और समीकरण 33 से मेरे पास जो वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो एम सी स्क्वायर बराबर एच न्यू न्यू डैश, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास 36 वर्क करने पर। इसी प्रकार समीकरण जो 33 थी उसका भी वर्क किया तो मेरे पास ये आ गया, और समीकरण 36 को समीकरण 37 में से घटाने पर, ये जो 36 है उसको मैंने 37 में क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास समीकरण 38 आई। सापेक्षवाद के सिद्धांतानुसार इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान तथा उसके विश्राम द्रव्यमान में संबंध इस प्रकार है, m बराबर m नोड अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का रूट। अब मैंने इस 39 का भी वर्क कर दिया तो अंडर रूट हट गया, और समीकरण 40 से देखो वर्क करने के बाद समीकरण 40 से एम स्क्वायर का मान समीकरण 38 में रखने पर, 40 का मान मैंने 38 में रखा, एम स्क्वायर का मान मेरे पास जो वैल्यू आई वो ये चल रही है। इसको जैसे ही सोल्व किया, इसको देखेंगे नेक्स्ट में, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ पहले। देखो यहाँ की इक्वेशन 41, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा बराबर एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा सदैव भी आपतित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा से अधिक है, लैम्डा डैश। इसके अतिरिक्त डेल्टा लैम्डा जिसे हम तरंग दैर्ध्य विस्थापन कहते हैं, ठीक है, ये आ गया। यहाँ समीकरण 42 इसको मैंने लिख दी, तो 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला था वो रखा था साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और लैम्डा को कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं। अतः प्रकीर्णन विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश हमेशा विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ कंडीशन रखी मैंने, यदि थीटा बराबर 0 हो यानी कि प्रकीर्णन 0 डिग्री हो, अर्थात आपतित और प्रकीर्णित विकिरण समानांतर दिशा में हो, तो विस्थापन क्या रहेगा, लैम्डा में 0, अर्थात प्रकीर्णन विकिरण की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है यदि प्रकीर्णन थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अर्थात प्रकीर्णित विकिरण आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में जाता है, दोनों विकिरणों में अधिक से अधिक अंतर हो, तब कोस थीटा बराबर कोस 90 बराबर 0, मैंने इसकी वैल्यू रखी ये, तो मेरे पास आया 0.0। इसका प्रायोगिक मान
0.0236 एंगस्ट्रॉम आता है, जो उपरोक्त मान से काफी सीमा तक मेल खाता है। आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए डेल्टा लैम्डा के मान के इस स्थिर मान को इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंग दैर्ध्य क्वांटम कहते हैं। आप लोगों के कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनता है कि इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। यदि प्रकीर्णन कोण थीटा 180 डिग्री हो जाए, अर्थात आपतित विकिरण की दिशा से ठीक विपरीत दिशा में, तो क्या होगा, तो देख फिर उसमें ये कंडीशन आ जाएगी थीटा 180 डिग्री, और जैसे ही 180 लगेगा, अरे काम कर, देखो ये कंडीशन थीटा जैसे ही वही होगा तो कितना की ये आ गई। इसका मतलब ये हुआ, इसको देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो वैल्यू आई है वो क्या शो कर रही है, वो शो कर रही है 1 मिनट वेट, वो शो कर रही है, ये देखो, ये मान क्वांटम तरंग दैर्ध्य से दुगुना है और थीटा का मान भी दुगुना है। तो स्पष्ट है कि थीटा का मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में जो विस्थापन है तरंग दैर्ध्य विस्थापन मान में भी वृद्धि होगी। नोटेड। अब देखिए, जो है प्रकाश प्रभाव की भांति क्वांटम प्रभाव प्लांक के विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, जिसके अनुसार विकिरणों की प्रकृति कणीय होती है, क्योंकि बिना कणीय प्रकृति के इलेक्ट्रॉन को सतह से निकालना संभव नहीं हो सकता। अब इसका ये जो एक न्यूमेरिकल है वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।